स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नॉट ओनली अवर सिलेबस, दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वंस वी डिस्कस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या। सपोज करो हमारा एक इवेंट है या हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारा एक कॉइन है, देयर इज टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, यानी एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला है। तो जो इसका आउटकम का सेट है दैट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे एज वी नो, and let us suppose those elements are H H H, यानी कि तीनों टाइम सिक्के के ऊपर हेड आया है। Similarly H H T, next in H T H, and then H T T T H H T H T, then T T H, lastly is T T and T। तो ये पॉसिबल आउटकम है, 8 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, यानी ये S इज अ सैंपल स्पेस। अगर हम इस सैंपल स्पेस पे एक इवेंट एज्यूम करें दैट लेट अस सपोज इवेंट E1, और E1 हमारा इवेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। लेट अस सपोज E1 इज एटलीस्ट 2 हेड appear। और दूसरा एक इवेंट इसी सैंपल स्पेस पे हम मान लेते हैं, दैट इज सपोज है इवेंट दूसरा है E2, दैट इज फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो हम ये निकालेंगे कि यहां पर E1 के अंदर सैंपल स्पेस जो हम मान रहे हैं, E का जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो 2 हेड्स की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट शब्द बोला है तो एक ये टर्म हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये होगा और एक ये वाला टर्म, यानी कि 4 आउटकम्स के अंदर इस इवेंट के अंदर हो सकते हैं। दिस इज H H H, दिस इज H H एंड T, दिस इज H T H एंड लास्ट इज T H एंड H। सिमिलरली अगर हम इवेंट E2 की बात करें तो E2 के जो अंदर जो हमारा फेवरेबल E2 के इवेंट के लिए जो फेवरेबल सेट होगा उसका एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट कॉइन शोज द टेल। तो इन 8 इवेंट्स में अगर हम बात करें तो ये लास्ट के जो 4 इवेंट हैं उन 4 इवेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो आउटकम है उसमें अंदर पहला हमारा टेल है। तो दिस इज THH, THT, TTH and TT and T। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, एटलीस्ट 2 हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज नंबर ऑफ n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो E के अंदर E इवेंट का जो हमारा फेवरेबल स्पेस था उसके अंदर हमारे टोटल 4 एलिमेंट थे। दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि फर्स्ट कॉइन जो टेल शो कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो दिस इज n E2 डिवाइडेड बाई n ऑफ S1, this is equal to 4/8 is equal to 1/2। अगर हम बात करें E1 इंटरसेक्शन E2 की, तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो एक इवेंट है वो इवेंट बेसिकली है क्या। तो अगर हम E1 इंटरसेक्शन E2 को डिफाइन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ वर्ड, अगर हम वर्ड के टर्म्स में ना लिख के इसको अगर सेट के टर्म्स में देखना चाहें तो E1 इंटरसेक्शन E2 के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जो कॉमन है, दिस एलिमेंट इज लास्ट, इसका लास्ट एलिमेंट THH और E2 का
फर्स्ट एलिमेंट THH, तो यानी टोटल यही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज TH एंड H, दिस इज THH। यानी कि एक एलिमेंट है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, सो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 intersection E2 divided by number of element in S, so it comes out to be 1/8। total 8 elements थे sample space में। तो बेसिकली यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 की अगर हम बात करें तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, E1 इंटरसेक्शन E2 ये कह रहा है कि एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 heads appear and first coin shows the tail, एंड फर्स्ट कॉइन शोज द टेल। जैसे हमें सेट थ्योरी में हमने पढ़ा भी है, जो इंटरसेक्शन है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों घटनाएं हो रही हैं, और यूनियन है वो हमारा और को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एटलीस्ट इन दोनों में से कोई भी एक घटना हुई हो तो हम और की बात करते हैं, तो यूनियन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है कि प्रोबेबिलिटी, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E2 की अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है, ये प्रोबेबिलिटी आई है कि एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला है तो एटलीस्ट 2 हेड हो और पहला हमारा कॉइन टेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है। अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिडिफाइन करते हैं और फिर सोचते हैं कि हुआ क्या। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक सिक्का है, उस सिक्के को हमने सपोज करो 3 बार उछाला है। Now, what is the getting probability? That is, what is the probability of getting at least 2 head while first toss show the tail? यानी कि यहां एक कंडीशन इंपोज कर दी कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि एटलीस्ट 2 हेड आए, जबकि पहले वाला जो हमारा टॉस था वो टेल आया है। तो जैसे ही हमने कंडीशन इंपोज कर दी तो उस केस में हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन ये आता है, तो प्रोबेबिलिटी में चेंज ये आ जाएगा कि जो हमारा सैंपल स्पेस अब है वो सैंपल स्पेस थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, किसी एक स्टूडेंट्स का नाम लेट अस सपोज संदीप है, और हम कहें कि और कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट है, सपोज करो संदीप इज यूनिक नेम, आई एम जस्ट कंसिडरिंग फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। और अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि संदीप इस कॉलेज में पढ़ता है, संदीप नाम का स्टूडेंट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज संदीप अकेला है और 1000 स्टूडेंट हैं, तो सैंपल स्पेस क्या है, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट 1000, तो क्या मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/1000। अब हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और लगाते हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द संदीप इन दिस कॉलेज व्हाइल ही इज द स्टूडेंट ऑफ CS ब्रांच या IT ब्रांच या मैकेनिकल ब्रांच, या कोई भी ब्रांच हो सकती है। सपोज करो वी आर इंपोजिंग कंडीशन इज द स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल ब्रांच। तो अब उस केस में जहां पे संदीप को हमें सर्च करना है, उसको फाइंड करने की जो हमारा स्पेस होगा, जिस स्पेस में हम उसको फाइंड करेंगे वो सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच होगी। तो मैकेनिकल में जो भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो रादर देन काउंटिंग इन द होल कॉलेज, जैसी इंफॉर्मेशन मिली हमारा स्पेस जो पूरे कॉलेज का था वो हमारा डिफाइंड होके स्पेस बन गया हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। एक इंफॉर्मेशन अगर हम और इंपोज कर दें कि ही इज द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर मैकेनिकल, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन का एरिया है, जो हमारी सर्चिंग एरिया है, जहां हमें सर्च करना है, वो और श्रिंक कर जाएगा। तो यानी जैसे जैसे हमें कंडीशंस पता चलती जाती हैं, हम कंडीशन इंपोज करते जाते हैं, तो हमारा जो टोटल स्पेस है, सैंपल स्पेस, वो श्रिंक करता जाता है, और इसके कारण क्या होता है, हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन कंसीडर करें, जैसे इसी वाले केस के अंदर E1 हमने माना था कि एटलीस्ट 2 हेड आते हों, और E2 हमने एज्यूम किया है हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर कि फर्स्ट जो हमारा टॉस है वो टेल है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 while
E2 has happened. What does it mean? यानी कि what is the probability of getting at least 2 head while first toss is our tail? यानी कि हमें पहले से एडवांस में इंफॉर्मेशन पता है. क्या इंफॉर्मेशन पता है? कि जो पहला टॉस है, यानी जो पहला टॉस आया था, हमने पहली बार सिक्के को उछाला था, दैट इज टेल. वो पहली बार टेल आया था. अब क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड? तो उस केस में अगर हमें देखें तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 while E2 has happened, ये हो जाता है. ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने का तरीका यह है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस केस में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 while E2 has happened, यानी कि पहला सिक्का हमारा टेल का है. तो अगर हम इस स्पेस में जाके देखें इस वाले एग्जाम्पल के अंदर, तो हम कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स, यानी सैंपल स्पेस के कौन कौन से पॉइंट्स अब हमारे सैंपल स्पेस का काम करेंगे. तो ये वाले पॉइंट सारे, ये वाला पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यानी कि जो E2 का सैंपल स्पेस है, जो E2 का स्पेस है, वो स्पेस हमारा इस कंडीशन के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा. तो हियर अवर E1 इंटरसेक्शन, सॉरी E2 का जो स्पेस है, दैट इज स्पेस ऑफ E2. और E2 के स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे, अभी मैं ऊपर लिखा था, दिस इज TH, दिस इज TH एंड T, दिस इज TH एंड TT. अब इस इवेंट में हमें कंडीशन चाहिए E1 हैज हैपेंड. तो E1 हैज हैपेंड का मतलब यहां पे हो गया E1 एंड E2. अब E1 एंड E2 की अगर हम बात करें, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड हो, तो यहां पे केवल एक ही एलिमेंट आया. तो कहने का यहां पे मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओब्लिक E2 है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो क्या चेंज हुआ इन दोनों के अंदर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर चेंज यहां पे हमारा हुआ है. दिस इज हियर NS की जगह पर N ऑफ E2 हो गया, और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर भी हमारे पहले वाले केस में भी नंबर ऑफ एलिमेंट E1 इंटरसेक्शन E2 था, यहां पे भी है. दिस इज द सेम थिंग. तो दिस इज कॉल्ड अवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? N E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई NS. मैथमेटिकली वी कैन राइट लाइक दिस, N ऑफ E2 डिवाइडेड बाई NS, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने NS या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया. तो अगर आप इसका न्यूमरेटर देखोगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 while E2 has happened is given by probability of E1 intersection E2 divided by probability of E2. So this is called our conditional probability, and this is a very important formula. तो हम इस फॉर्मूले को यहां से भी याद रख सकते हैं, और हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म से भी सॉल्व कर लेंगे. तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, हमें याद रखना है कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, E1 और E2 दो इवेंट अगर हैं तो उनके इंटरसेक्शन में कितने हैं, और जो हमारा E2 इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है उसके सैंपल स्पेस में, यानी उसके जो इवेंट का स्पेस था उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. अगर हमें पता हो तो हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, सो वी विल राइट लाइक दिस, दिस प्रोबेबिलिटी, this probability of event E1 is called
conditional probability of E1 is called conditional probability of E1 given that E2 has already occurred and denoted by P of E1 oblique E2। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमें मिलेंगे जहां पर हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट से काम चल जाएगा और कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि हम प्रोबेबिलिटी के वाला फॉर्मूला लगा के इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन होती है, दिस इज रिटन एज डेफिनेशन इफ E1 and E2 are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E1 given that E2 has occurred that is probability of E1 while E2 is given by probability of E1 oblique E2 is equal to probability of E1 intersection E2 divided by probability of E2 provided probability of E2 is not equal to 0। E2 की probability 0 नहीं होनी चाहिए उस केस में, दिस इज हियर। सो दिस ये इसकी हमारी फॉर्मल डेफिनेशन होगी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, so let E and F be events on a sample space S of an experiment, then first property, this is probability of S F is equal to probability of F oblique F is equal to 1, and this proof is very trivial proof, so इसका proof करते हैं। So by definition हमारी probability of S by F has happened is probability of S intersection F divided by probability of F। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन जब भी हम दो सेट्स का लेते हैं तो हमेशा छोटा सेट हमें मिलता है। तो अगर हम वेन डायग्राम के टर्म्स में इसको देखें, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो
this is sample space and this is some space of an event f. तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें एस इंटरसेक्शन एफ, दिस इज नथिंग बट एफ, तो यहां से मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज गोइंग टू बी 1. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओब्लिक एफ की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो किसी सेट का अपने साथ इंटरसेक्शन वही सेट खुद हो जाता है. सो दिस इज हियर and this is going to be 1. So property number इसकी second है, if A and B are any two events of a sample space S and F is an event of F such that P any probability of F is not equal to 0, then ये शो करा है, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी while f has happened is equal to probability of a while f has happened plus probability of b while f has happened. Now probability of a intersection b while f has happened. तो the proof is, अगर आप इसको देखो, अगर हम इसको f को हटा दें इसमें से, तो ये जो प्रूफ है वो बहुत सिंपल प्रूफ है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, लेट अस सी नाउ हियर. अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो भी पार्ट है, दिस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओब्लिक एफ इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. और हमें एक चीज पता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो सेट्स के होते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारा फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले से, सो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय होल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. इनको अलग अलग कर लिया तो मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection f divided by probability of f plus probability of b intersection f divided by probability of f and minus probability of, अब देखिए इंटरसेक्शन में f दो बार है तो दो बार इंटरसेक्शन का कोई मतलब नहीं, हम इसको एक बार भी लिख सकते हैं. तो हो गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f. तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A while f has happened, probability of B while f has happened, and probability of A intersection B while f has happened. So this is proof. यानी कि probability of A union B while f is this much. सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दिस इज, अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर हमारे ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे तब क्या होगा. सो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स,
यानी इनका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी while f has happened is equal to probability of A while f has happened plus probability of B while f has happened. Now the third property which we are going to discuss here is probability of E dash oblique f is equal to 1 minus probability of E while f has happened. तो अगर हम वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम के अंदर ये कोई सैंपल स्पेस है, ये कोई इवेंट है हमारा, लेट अस सपोज ई, दिस इज ई। तो ई डैश क्या हो जाएगा, ये इवेंट हमारा अगर सपोज करो ई है तो ई डैश सॉरी ये दिस इवेंट इज ई। तो इसके बाहर का जो इवेंट है, ये सारा का सारा इवेंट अगर इसको मैं कलर करूं तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट हमारा टोटल ई डैश बन जाएगा। तो ई और ई डैश की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और इम्पॉर्टेंटली ये है कि इनका यूनियन जो एस फॉर्म करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट, that is E1 intersection E dash is equal to phi and E1 sorry not E1 this is E and E union E dash is equal to S. So probability of E union E dash oblique f की अगर हम बात करें, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ s अपॉन f, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है यानी s है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s अपॉन f जो हमने पहली प्रॉपर्टी से निकाला था s अपॉन f, दिस इज गोइंग टू बी 1। तो ये हो जाएगा 1 और इसको एक्सपेंड कर देंगे हम जस्ट प्रीवियस वाले रिजल्ट से। तो यहां से मिल जाएगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ e ओब्लिक f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e डैश ओब्लिक f इज इक्वल टू 1। क्योंकि डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन फाई है तो वैल्यू आएगी नहीं। तो यहां से मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ e डैश ओब्लिक f इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e ओब्लिक f। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। थैंक यू।